हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई वीरेंद्र सिंह यादव आपके इससे अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी में आप सभी लोगों की स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के इतिहास का जो राजवंश टॉपिक अपना चल रहा था चौहान वंश से, और राजस्थान में चौहान वंश की जो शुरुआत हुई थी वो अपन बात कर चुके हैं। चौहान वंश की शुरुआत सफालदक सांबर जयपुर से हुई थी। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की शुरुआत की थी, और वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी देने वाले अपन ने दो ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया। एक ग्रंथ का नाम प्रबंध कोश है और दूसरे एक शिलालेख है जिसका नाम था बिजोलिया शिलालेख। प्रबंध कोश से ग्रंथ को लिखने वाला राजशेखर लेखक है और बिजोलिया शिलालेख को बनवाने वाला गुणवत्तर। आज हम उसी कड़ी में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसी सफालदक क्षेत्र के अन्य चौहान शासकों के बारे में, और उन शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो देखिए, सबसे पहले हम एक शासक के बारे में बात कर रहे हैं और उस शासक का नाम है अजयराज। इस अजयराज शासक के बारे में हम पढ़ेंगे। अजमेर की जो साम्राज्य है, अजमेर का चौहान साम्राज्य है, इस चौहान साम्राज्य का एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ से शासक के से शुरुआत होती है। बहुत अच्छा शासक माना जाता है। हम इस शासक के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ शासकों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन जरूर पढ़ना चाहेंगे जो शायद अपन उसको बारे में कई जगह बहुत कम देखा है। तो देखिए, हम उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अजयराज से पहले आने वाले कुछ शासकों के बारे में एक शासक हम पढ़ेंगे, और उस शासक का नाम है गुवक फर्स्ट। एक शासक हम पढ़ेंगे गुवक फर्स्ट। इस गुवक फर्स्ट के बाद में हम एक और शासक पढ़ेंगे और उस शासक का नाम है चंदन राज। इस चंदन राज के बाद में हम एक और शासक पढ़ेंगे और उस शासक का नाम है सिंहराज। सिंहराज के बाद में आने वाला एक शासक है जिसका नाम है वाकपति राज। वाकपति राज्य या फिर इस शासक को कहा जाता है बप्पराज। देखिए ये बप्पराज है, ये बप्पा नहीं है। बप्पा रावल हम मेवाड़ में पढ़ेंगे, गोहिल वंश का शासक, इंपॉर्टेंट शासक है, और ये बप्पराज। तो इन चार शासकों के बारे में देखिए, यहां से क्या पता एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस गुवक फर्स्ट की, और गुवक फर्स्ट जो है, इस गुवक फर्स्ट के बारे में कौन सी हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुवक फर्स्ट ने अपने राजस्थान में एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, और उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम है हर्षनाथ का मंदिर। देखिए, हर्षनाथ का जो मंदिर है, ये हर्षनाथ का मंदिर, ये सीकर जिले में कहां पे स्थित है? सीकर जिले में हर्षनाथ का मंदिर हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है, और हर्ष की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये पहाड़ी सीकर जिले में स्थित है। तो देखिए, हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण किसने करवाया? गुवक फर्स्ट ने करवाया। अपन ने पढ़ा हर्षनाथ मंदिर, अपन ने पढ़ा हर्ष की पहाड़ी। अगर क्वेश्चन आ जाए हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर स्थित है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों अलवर। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हर्ष की पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों सीकर। अतः ध्यान में रखना है, सस्पेंस नहीं होना है। हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पे? अलवर में। और हर्ष की पहाड़ी कहां पे? सीकर में। और हर्षनाथ मंदिर कहां पे? सीकर में। अतः ऐसी चीजों को अपन ने एक ही जगह पर लिख करके उनको पढ़ेंगे ताकि हमारा सस्पेंस खत्म हो जाए। तो देखिए, गुवक फर्स्ट के बारे में अपन ने एक बात पढ़ी कि इसने हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसी गुवक फर्स्ट ने के बारे में एक और बात अपने को इंपॉर्टेंट मिलती है। ये गुवक फर्स्ट क्या स्वतंत्र रह के शासन किया था?
क्या यहां पर अजमेर में स्वतंत्र रह के शासन किया था? जी नहीं दोस्तों, गुवक फर्स्ट ये गुजर प्रतिहारों के अधीन रहकर के शासन किया था। हम बात कर रहे हैं सपालदक्ष के आरंभिक शासकों के बाद में जो शासक हुए थे, उन शासकों ने गुजर प्रतिहारों के अंडर में, उनके अधीन रहकर के, उनके सामंत बनकर के उन्होंने शासन किया था। और बाद में हम आगे चर्चा करने वाले हैं उन स्वतंत्र शासकों की। तो ये गुवक फर्स्ट जिससे गुजर प्रतिहार शासक के अधीन रहकर के शासन करता था या जिसका सामंत माना जाता है, उस गुजर प्रतिहार जो शासक है उसका नाम आ जाएगा नागभट्ट द्वितीय। ये नागभट्ट द्वितीय गुजर प्रतिहार वंश का शासक था और इसी नागभट्ट द्वितीय ने इस गुवक फर्स्ट को एक उपाधि प्रदान की और दोस्तों उपाधि का नाम आ जाएगा वीर। तो ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सपालदक्ष का कौन सा शासक जिसे गुजर प्रतिहार की राज दरबार से वीर की उपाधि से विभूषित किया गया था, तो आंसर आ जाएगा कौन सा? गुवक फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं चंदन राज की। इस चंदन राज ने दिल्ली के एक शासक को हराया, दिल्ली पर आक्रमण किया और संभवतः ये जहां तक अपने पास में जो प्रमाणिक आंकड़े हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये चंदन राज के द्वारा दिल्ली पर जो आक्रमण किया गया, शायद वो पहला आक्रमण माना जाता है। और इस चंदन राज ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उस शासक का, दिल्ली के शासक का नाम था रुद्रेण। कौन सा आ जाएगा? रुद्रेण। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सपालदक्ष का वह शासक जिसने दिल्ली के रुद्रेण को पराजित किया, तो फिर आंसर आ जाएगा कौन सा आएगा? चंदन राज आ जाएगा। देखिए अभी अपन ने ये पढ़ा है कि दिल्ली पर आक्रमण हुआ है, अपन ने ये नहीं पढ़ा कि दिल्ली को अजमेर साम्राज्य में मिलाएगा, दिल्ली को सपालदक्ष साम्राज्य में मिलाएगा। जी नहीं, दिल्ली को अभी तक अजमेर सपालदक्ष के साम्राज्य में नहीं मिलाया। अभी तक अपन ने ये पढ़ा है कि दिल्ली पर केवल आक्रमण हुआ है और आक्रमण करने वाला शासक कौन सा है? चंदन राज है। चंदन राज ने दिल्ली के कौन से शासक पर आक्रमण किया? रुद्रेण पर आक्रमण किया। आगे हम एक और शासक के बारे में पढ़ेंगे और उस शासक का नाम हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसलदेव। उस विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवर को पराजित किया और दिल्ली को अपने अजमेर साम्राज्य में मिलाया। तो पहली बार दिल्ली को साम्राज्य में, अजमेर में मिलाने वाला शासक तो आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ और पहली बार दिल्ली पर आक्रमण करने वाला शासक कौन सा आ जाएगा? चंदन राज आ जाएगा। यही अपने को ध्यान में रखना है। तो रुद्रेण शासक का दिल्ली, पराजित कौन हुआ? रुद्रेण। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सिंहराज। सिंहराज की अपन को एक बात ध्यान में रखनी है, एक चीज अपन ने पहले पढ़ लिया, गुवक फर्स्ट ने मंदिर बनवाया कौन सा? हर्षनाथ का मंदिर बनवाया, हर्षनाथ का मंदिर गुवक फर्स्ट ने। और इस मंदिर को पूरा करवाया किसने? सिंहराज ने। मंदिर को पूर्ण किसने करवाया? सिंहराज ने। अब देखिए मैंने यहां पर क्वेश्चन सीधा अब मंदिर बनवाने वाले, हर्षनाथ मंदिर को बनवाने वाले दो शासक अपन पढ़ लिए, एक गुवक फर्स्ट और दूसरा सिंहराज। अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसने हर्षनाथ मंदिर बनवाया, और अपने को पता है कि दो जनों ने बनवाया, एक गुवक फर्स्ट ने और दूसरा सिंहराज ने, तो करना कौन से पर है? ये तो चीजें हैं, हम ऐसी तो चीजें आपको बताने वाले। देखिए गुवक फर्स्ट ने हर्षनाथ मंदिर बनवाया, मंदिर का अधिकांश निर्माण करवाया और शेष बचे हुए कुछ अल्प भागों को बनवाया किसने? सिंहराज ने। अतः अधिकांश निर्माण करवाया गुवक फर्स्ट ने। अतः सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हर्षनाथ मंदिर किसने बनवाया, तो फिर आंसर आ जाएगा गुवक फर्स्ट। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए हर्षनाथ मंदिर का निर्माण आरंभ किसने करवाया, तो भी आंसर आएगा गुवक फर्स्ट। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो भी आंसर आएगा गुवक फर्स्ट। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया, तो फिर आंसर कौन सा आ जाएगा? सिंहराज आ जाएगा। तो ऐसी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। एक और शासक हम पढ़ेंगे वाकपति राज। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपके यहां से कि वाकपति राज या बप्पराज कहां का प्रसिद्ध शासक हुआ? अपने को क्या पता है कि ये प्रसिद्ध शासक हुआ?
अपने को इसकी प्रसिद्धि का क्या मतलब हुआ, प्रसिद्धि का अंदाजा अपन ने कैसे लगाया। देखिए अपन अंदाजा लगा सकते हैं इसकी प्रसिद्धि का। अपन जो चौहान साम्राज्य है, ये जो हर्षनाथ अभिलेख है, अपने बाद में उसके बारे हर्षनाथ जो अभिलेख है, हर्षनाथ अभिलेख ये सीकर में हर्ष के मंदिर के पास में, और उसी अभिलेख पर वहां पर चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसी से अपन ने एक जानकारी प्राप्त की, ये वाकपति राज बप्पराज सपालदक्ष का प्रथम प्रसिद्ध शासक था। सब प्रसिद्ध कैसे हुआ, तो देखिए वाकपति राज ने कहा जाता है कि इसने अपने जिंदगी में, अपने जीवन काल में 188 युद्ध जीते, 188 युद्ध जीते। अतः साहब 2-4 युद्ध नहीं जीता, 188 युद्ध जीत लिया, तो अपन कह सकते हैं कि प्रसिद्ध शासक हुआ। कौन है, वाकपति राज। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पूछ सकता है कि बप्पराज या वाकपति राज कहां का प्रसिद्ध शासक था, तो आंसर आ जाएगा सपालदक्ष या सांबर का। तो देखिए अपन ने ये सारी की सारी चीजें अपन ने पढ़ लिया। एक शासक गुवक फर्स्ट, चंदन राज, सिंह राज, वाकपति राज, सभी के सभी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। एक और शासक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और उस शासक का नाम आ जाएगा पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट अपन शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये पृथ्वीराज फर्स्ट के बारे में अपने को एक चीज ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, और वो है इस पृथ्वीराज के काल में, पृथ्वीराज के काल में लगभग 1105 ईस्वी में यहां पर क्या हुआ, सपालदक्ष के अधिकार क्षेत्र में ही उस टाइम पे आता था कौन है, पुष्कर। पुष्कर जो झील है अजमेर में, सपालदक्ष क्षेत्र में आती थी, और इस पुष्कर के जो ब्राह्मण थे वो धनवान धन संपन्न थे। तो यहां पर इन पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के लिए कुछ चालुक्य लोग आए। चालुक्य वंश के शासक जो थे कहां पे शासन करते थे, गुजरात में। तो वहां से चालुक्य यहां पर आए, और लगभग कहा जाता है कि 700 चालुक्यों ने यहां पर प्रवेश किया पुष्कर में, और इन ब्राह्मणों को लूटने लगी। अरे बात का पता चला पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज सेना सहित वहां पे पहुंचा, और इन 700 चालुक्यों को इसी पुष्कर के घाट पर मौत के घाटे उतार दिया। अरे इस पुष्कर के घाट पे मौत की घाट उतार दिया किसको, इन 700 चालुक्यों को किसने उतारा, पृथ्वीराज फर्स्ट ने। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुजरात के चालुक्यों का सपालदक्ष के कौन से शासक ने कत्लेआम किया था, तो फिर आंसर आएगा चालुक्यों का कत्लेआम करने वाला शासक कौन सा, पृथ्वीराज। तो देखिए इतनी सारी अपन ने बातें पढ़ ली। सबसे पहले गुवक फर्स्ट, गुवक फर्स्ट ने मंदिर बनवाया, हर्षनाथ का मंदिर सीकर में। गुवक फर्स्ट किसका सामंत था, गुवक फर्स्ट ये गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। इसके अलावा इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा किसने करवाया, आंसर आएगा सिंहराज ने करवाया। इसके अलावा चंदनराज जो यहाँ का शासक था, कहां पर आक्रमण किया, दिल्ली पर किया, पहली बार किया। दिल्ली के कौन से शासक को पराजित किया, रुद्रेण या रुद्रपाल को। देखिए इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इसी चंद्रराज के बारे में, कहा जाता है कि इसकी पत्नी का नाम था रुद्राणी, और उसको सर्प विकार रोग हो गया था, और उसके कारण किसी पंडित लोग ने उसको कहा कि आप रोज पुष्कर में दिए जलाएं करें, 1000 लगभग दिए जलाएं करें ताकि आपकी ये रोग ठीक हो जाएगा। तो वो रुद्राणी चंद्रराज की पत्नी कहते हैं कि पुष्कर में रोजाना 1000 दीपक जलाया करते थे। तो देखिए वो किसकी पत्नी थी, वो भी चंदनराज की पत्नी थी। तो देखिए वाकपति राज बप्पराज, इसने 188 युद्ध जीते। ध्यान में रखना है कहां का शासक था, सपालदक्ष का शासक था। पृथ्वीराज फर्स्ट है, इसने क्या किया था, चालुक्यों का कत्लेआम किया था। तो सारे की सारी शासक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जिस भाई को लोगों को जिसको स्क्रीनशॉट लगाना वो कर लीजिए। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं उसके बाद में अजमेर के एक इंपॉर्टेंट शासक है जिसका नाम है अजयराज, और यहां से इन शासकों के कालक्रम के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये अजयराज 1113 ईस्वी में शासक बना और 1133 ईस्वी तक अजमेर का शासक रहा। इस अजयराज के बारे में अपने राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उससे गोपीनाथ शर्मा ने इस अजयराज को अजमेर का साम्राज्य निर्माता कहा जाता है।
जी हां बिल्कुल, अजमेर का साम्राज्य निर्माता हम इस अजयराज को ही कहेंगे। अजमेर का साम्राज्य निर्माता अजयराज को ही कहेंगे। अजमेर का वंश का निर्माता, वंश का संस्थापक हम वासुदेव को कहेंगे। अजमेर का साम्राज्य का निर्माता तो किसको कहेंगे? अजयराज को कहेंगे। और इस अतः हम कह सकते हैं कि इस अजयराज ने अपने नाम क्या है, अपने नाम पर अजय, देखिए ध्यान रखना है, अजय से बना देंगे अजमेर। अपने नाम पर इस अजयराज ने एक शहर बसाया जिसका नाम है अजमेर। तो अजमेर किसने बसाया? अजयराज ने बसाया। अजमेर कब बसाया? अजमेर 1113 में बसाया गया। अरे किसके द्वारा बसाया गया? अजयराज के द्वारा बसाया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी अजमेर को इस अजयराज ने साम्राज्य की क्या बनाया? राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले अपन ने राजधानी पढ़ रहे थे कौन सी? सपालदक्ष सांबर। अब अपन ने राजधानी पढ़ ली, अब कौन सी? अजमेर। अजमेर राजधानी किसने बनाई? अजयराज ने बनाई। और सपालदक्ष या सांबर राजधानी किसने बनाई दोस्तों? वो वासुदेव ने बनाई। ध्यान में रखना है दोनों के दोनों। सपालदक्ष 551 में, अजमेर 1113 में। अजमेर अजयराज ने सपालदक्ष राजधानी नहीं थी, राजधानी आई छतरपुर। आई छतरपुर किसने? वासुदेव ने कब बनाया? 551। तो देखिए इसी अजयराज के बारे में हम आगे चर्चा करें तो इससे अजयराज ने एक दुर्ग बनवाया और खुद का नाम पर ही उस दुर्ग का निर्माण नामकरण करवाया और उस दुर्ग का नाम रखा इसने अजयमेरु। देखिए अजयमेरु जो दुर्ग बनवाया इसने, ये दुर्ग जिस जगह पर बनवाया उस जगह का नाम है अजमेर। ध्यान रखना, अजमेर से संबंधित जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो कार्य हो रहे हैं, जिस शासक के बारे में पूछा जाए वो शासक कौन सा है? अजयराज। तो इस अजयराज ने अजयमेरु दुर्ग बनवाया अजमेर में। और इसी अजयमेरु दुर्ग के बारे में हम बात करें तो ये अजयमेरु जो दुर्ग है, ये दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित है और उस पहाड़ी का नाम है बीठली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बीठली पहाड़ी। बीठली पहाड़ी पर स्थित है। बीठली पहाड़ी अजमेर में स्थित है। सीधी सी बात है, दुर्ग अजमेर है तो और दुर्ग अजमेर में है तो पहाड़ी भी अजमेर में होगी, क्योंकि पहाड़ी जो जिस पहाड़ी पर बना हुआ है वो पहाड़ी कहां पर है? अजमेर में। अतः देखिए ये बीठली पहाड़ी पर अजयमेरु दुर्ग और बीठली पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित होने के कारण इस दुर्ग को बीठली गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बीठली गढ़ या फिर इसे कहा जाता है गढ़ बीठली। तो ध्यान रखना, गढ़ बीठली दुर्ग भी किसे कहा जाता है? इसी अजयमेरु दुर्ग को। इसके अलावा ये अजयमेरु जो दुर्ग है, इस दुर्ग की संरचना, बनावट और सभी प्रकारों से हम इसको देखें तो इस अजयमेरु दुर्ग की जो संरचना बनावट है वो जिब्राल्टर दुर्ग से मिलती है। अब साहब जिब्राल्टर जो दुर्ग है, ये जिब्राल्टर दुर्ग यूरोप में स्थित है, इटली, और जिब्राल्टर दुर्ग के समान इसकी संरचना है। अतः इस गढ़बीठली अजयमेरु दुर्ग को एक और नाम से इसे जाना जाता है और वो नाम आ जाएगा पूर्व का जिब्राल्टर। इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अतः इतना काम तो कर दिया सब। एक इस दुर्ग का नाम अजयमेरु दुर्ग हो गया, एक गढ़बीठली दुर्ग हो गया, एक पूर्व का जिब्राल्टर हो गया। कुछ और एक और नाम हम पढ़ लेते हैं, उसका पीछे कुछ थोड़ा सा किस्सा है। देखिए ये अजमेर पढ़ रहे हैं, एक हम पढ़ेंगे मेवाड़। इस मेवाड़ का एक राजकुमार जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की हम बात करें तो पृथ्वीराज सिसोदिया का एक भाई जिसका नाम था जयमल। इसी पृथ्वीराज सिसोदिया यानी जयमल का एक और भाई जिसका नाम था सांगा, और ये सांगा शासक बनने के बाद राणा सांगा के नाम से फेमस हुआ। तो राणा सांगा का भाई कौन है? जयमल, और जयमल का भाई कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। और इस पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी
और उस पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। अब देखिए, पति पत्नी हो गए। पति और पत्नी जो है, दोनों की जरूरतें जो हैं आपस में, वो जरूरतें आपस में पूरी करते हैं, किसी और के माध्यम से करते हैं, स्वयं करते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, इसकी पत्नी तारा, एक बार इस जो तारा पत्नी है, ये तारा पत्नी को एक बार क्या हुआ, इच्छा हो गई। और इच्छा किसकी हुई साहब? इच्छा घूमने की हुई। इच्छा किसकी हुई है? घूमने की इच्छा हुई। घूमने की इच्छा हुई, और ये इच्छा किसको हुई? तारा को हुई। और पति का नाम क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया। ये तारा अपने पति को बोलते हैं कि स्वामी जी इच्छा हो गई। बोला पूरी कर देंगे साहब। बोला इच्छा किसकी हो रही है ये तो बता दे। बोला साहब इच्छा घूमने की हो रही है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, घुमा देंगे साहब। बोला किधर से चलें? बोला अपने उधर ही, अपने राजपूतों के साइड में चलते हैं, अजमेरू साइड में। अतः साहब ये पृथ्वीराज सिसोदिया तारा को लेकर के कहां पे पहुंच गया? अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग पहुंचा तो यहां पर आते ही ये जो तारा पत्नी है, जैसे ही दुर्ग को देखा, दुर्ग को देख करके निराश हो गई। बोला स्वामी अपना दुर्ग जो है, अपने राजपूतों का ये दुर्ग तो क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण हो चुके थे। इस टाइम पे देखिए, हम पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा की हम बात कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी का शासक था, और ये जो हम शताब्दी पढ़ रहे हैं ये 12वीं शताब्दी। तो देखिए उस टाइम तक लगभग 400 साल बाद में दुर्ग की हालत खंडर हो जाएगी। थोड़ा बहुत इसमें क्षतिग्रस्त हो जाएगा। कुछ मुस्लिम आक्रमण हुए थे, तुर्की आक्रमण, उनके कारण ये दुर्ग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो तारा के कहने पर इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस अजयमेरु दुर्ग की मरम्मत करवा दी। तारा के कहने पर पृथ्वीराज ने दुर्ग की मरम्मत करवाई। अतः इस अजयमेरु दुर्ग की मरम्मत करवाने के बाद में पृथ्वीराज ने इसका नाम ही बदल दिया और इसका नाम अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया। और पत्नी का साहब तारा था, तो तारा के आगे गढ़ लगा दिया साहब, बन गया तारागढ़। तो ध्यान में रखना है, तारागढ़ कौन से दुर्ग का दूसरा नाम है? अजयमेरु दुर्ग का दूसरा नाम है। तारागढ़ नाम किसने रखा था? तारागढ़ नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा था। किसके कहने पर रखा था? तारा के कहने पर करवाया था इसका निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया का वह भाई जो मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक हुआ था, उस शासक का नाम कौन था? राणा सांगा था। तो अपन अजयमेरु दुर्ग के बारे में कई चीजें पढ़ने पड़े। अजयमेरु दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर? बेटली पहाड़ी पर। अतः इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? दुर्ग को गढ़ बेटली के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम आ जाएगा पूर्व का जिब्राल्टर। इस दुर्ग को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम आ जाएगा कौन सा? तारागढ़। तो ध्यान रखना है, इसी तारागढ़ दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है। और इसी तारागढ़ दुर्ग के नीचे थोड़ा सा तलेटी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर का इंपोर्टेंट शासक हुआ था, उसका स्मारक भी बना हुआ है। इसी तारागढ़ दुर्ग के नीचे पृथ्वीराज स्मारक जो है, वहां पर पृथ्वीराज की घोड़ी पर सवार जो स्मारक बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, वो यही तारागढ़ दुर्ग के पास में बनी हुई है। देखिए, तो ये अपन ने इस अजय राज के बारे में पढ़ा। अजय राज ने, सबसे पहले हम बात करें, अजय राज ने 1113 में एक शहर बसाया, कौन सा? अजमेर। इससे अजमेर को इसने क्या बनाया? राजधानी। सर्वप्रथम ध्यान में रखना, अजमेर को राजधानी बनाई। इसके अलावा इसने एक दुर्ग बनवाया, दुर्ग का नाम क्या है? अजयमेरु दुर्ग। और इसी अजयमेरु दुर्ग को बाकी सारे नामों से जाना जाता है। अजय राज के बारे में क्या और भी हमें जानकारी मिलती है? जी हां, इस अजय राज के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है। ये अजय राज ने इसके अजय राज के बारे में सिक्के चलाने की कुछ जानकारी मिलती है। जी बिल्कुल, अजय राज ने श्री अजय देव नाम से इसने क्या चलाए? सिक्के चलाए। चलो चला दिया सब, अजय राज के नाम पर ही सिक्कों का नामकरण कर दिया। अब क्वेश्चन यहां से कौन सा इंपोर्टेंट हो सकता है? क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट हो सकता है, कौन सा पड़ेगा? देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अजय राज द्वारा चलाए गए सिक्कों पर किनका, अजय राज के अलावा किनका और नामकरण मिलता है? तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। और वो नामकरण जिसका अजय राज के अलावा जिसका और मिलता है, वो इसकी पत्नी है, और पत्नी का नाम है सोमलवती। पत्नी का नाम है सोमलवती। क्या नाम आ जाएगा? सोमलवती। तो ध्यान रखना, ये इसके द्वारा चलाए गए क्या आ जाएंगे? सिक्के आ जाएंगे।
जिससे अपने को सबसे पहले जिसको स्क्रीनशॉट मारना है वो मार लीजिए। देखिए ये अपन ने अजय राज के बारे में पढ़ा। एक और जनश्रुति अपने को अजय राज के बारे में सुनने को मिलती है, और वो जनश्रुति क्या है कि एक बार इस अजय राज की पत्नी को फिर से इच्छा हो गई। सब अब इच्छा हो गई, सारा झंझट तो पति के माथे पर ही आओ। इच्छा कुछ भी हो सकती है, वो पहली वाली इच्छा पड़ेंगे, नहीं इच्छा नहीं पड़ेंगे। सब पहले कौन सी इच्छा हुई थी? घूमने की इच्छा हुई थी। वो इच्छा किस दोबारा से हुई? इसकी पत्नी को घूमने के लिए चली गई, अजमेर की पहाड़ियों में चली गई। साहब पहले तो बहुत ज्यादा जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, अतः वहां पर घूमने के लिए जंगलों में चली गई। घूमने भी जंगलों में जा रही है, चली गई साहब। और जंगलों में जाते जाते इसे सोमलवती का अचानक से ध्यान गया कि तेरा तो घुंघरू गायब हो चुका है। अजमेर की पहाड़ियों में दो तंग घाटियों के बीच में दो घाटियों के बीच का यह स्थान, और यहां पर इसकी जो पत्नी थी अजय राज की, उसका घुंघरू गायब होगा। सैनिक साथ सैनिकों को ढूंढा, खुद ने ढूंढा, सैनिकों से ढूंढवाया, लेकिन इससे वो घुंघरू नहीं मिला। अब घुंघरू खोया तो कुछ न कुछ बड़ी बात थी, छोटा मोटा तो घुंघरू था नहीं, हीरे जवाहरात सोने चांदी से जरा हुआ था। अतः साहब ढूंढना था, और तो और चलो धन की भी कोई दिक्कत नहीं है, महंगा हुआ हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पतिदेव की निशानी थी, स्वामी की निशानी थी, ऐसे तो कैसे खो सकती थी। देखिए तो सब यहां पर खूब ढूंढा, नहीं मिला। घर पे पहुंच गई, पति के सामने, अजय राज के सामने जाकर के उदास बैठी। बोला रानी क्या हुआ? बोला हुआ कुछ नहीं है, घुंघरू खो गया। अरे बोलो इतनी सी बात पर नाराज हो गई, इतनी सी बात पर मुंह सुजाए हुई बैठी है, उदास बैठी है, क्या चक्कर क्या हो गया? अरे दूसरा बन जाएगा, घुंघरू एक हुआ है, दूसरा तो नहीं हुआ, एक और बनवा देंगे, टेंशन मत कर। अब ये सोमलवती बोलती है नहीं पति देव आपकी निशानी है, मेरे को तो वही घुंघरू चाहिए। अब साहब अजय राज को भी सोचने लगा, चलो भाई अपनी इज्जत हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। सैनिकों को ले भेज दिया अजय राज ने उसी स्थान पर। सैनिकों ने खूब ढूंढा, अरे पहले इसने ढूंढा, फिर उसके सैनिकों ने ढूंढा, खूब ढूंढा, साहब नहीं मिला। ढूंढते रहे, लेकिन नहीं मिला। और सब नहीं मिला तो देखिए जिस घाटी में घुंघरू खोया, उस घाटी में अजय राज ने उस घाटी का नामकरण कर दिया, और वो नामकरण क्या रखा साहब? घुंघरू घाटी। अरे पत्नी के नाम पर पत्नी का घुंघरू खोया, और उस घुंघरू के नाम पर ही घाटी का नामकरण कर दिया। घाटी का नाम क्या पड़ गया? घुंघरू घाटी। कहां पे है साहब? अजमेर में। और इसी घुंघरू घाटी पर राजस्थान सरकार की नजर पड़ी 1949 में। राजस्थान सरकार की नजर तो बहुत पहले, नजरें तो पता नहीं कब कब पड़ जाती है, लेकिन 1949 में राजस्थान सरकार ने इसी घुंघरू घाटी जो अजमेर है, यहां पर एक भवन बनवाया, और इस भवन का नाम है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग ये भवन का नाम है जो राजस्थान की एग्जाम्स करवाता है बच्चों के। आरपीएससी भवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कहां पर स्थित है? ये तो घुंघरू घाटी में स्थित है। घुंघरू घाटी कहां पर स्थित है? घुंघरू घाटी तो अजमेर में स्थित है। तो ध्यान रखना, अपने को इतनी ध्यान में रखना है, राजस्थान में आरपीएससी भवन का निर्माण कब हुआ था? 1949 में। आरपीएससी भवन कहां पे स्थित है? आरपीएससी भवन अजमेर में स्थित है। तो आज अपन ने राजस्थान के इतिहास में अपने सपालदक्ष के जो चौहान वंश है, सपालदक्ष के चौहान वंश के दूसरे इंपोर्टेंट शासक अजय राज के बारे में पढ़ा। दोस्तों अजय राज के बारे में अपन ने पढ़ा, सबसे पहले अजय राज के बारे में पढ़ा कि 1113 ईस्वी में इसने शहर बसाया, कौन सा? अजमेर। इसके अलावा इसने 1113 में अजमेर को क्या बनाया? राजधानी।
इसके अलावा इसी टाइम पे इसने अजमेर में एक दुर्ग बनवाया, कौन सा, अजय मेरो। अजय मेरो दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर, बीटली या गढ़बीटली पहाड़ी पर, अतः दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, गढ़बीटली दुर्ग। इस दुर्ग की सैर करने आए मियां बीबी एक पृथ्वीराज सिसोदिया और उसकी पत्नी कौन है, तारा। तारा के कहने पर इस दुर्ग का पुनर्निर्माण मरम्मत करवाई किसने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। अतः पत्नी तारा के नाम पर इसका नामकरण कर दिया, क्या रखा साहब, तारागढ़। अतः इस प्रकार से इस दुर्ग के बारे में अपन ने पढ़ा। दुर्ग पर आगे भी मुस्लिमों का अधिकार हो जाता है, खूब अधिकार रहा था। काफी लंबे समय तक यहां पर राजपूतों ने शासन किया। अभी अपन ने अजमेर का जो सपालदक्ष का इतिहास है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम और क्लास लेंगे और उससे कड़ी को हम आगे और बढ़ाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। ओके, धन्यवाद।